नमस्ते। हेलो पेरेंट्स। आज मैं आ गई हूँ आपके सामने और आज मैं लेके आई हूँ ऑटिज़म का बेसिक मीनिंग। घबराइएगा मत, मैं वो जो गूगल की डेफिनेशन है और जो गूगल पे वीडियोज़ हैं वैसी सारी चीज़ें लेके आपके लिए नहीं आई हूँ। जबकि मैं यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स लेके आई हूँ जो किसी भी पेरेंट को समझने के लिए ज़रूरी है कि ऑटिज़म में असल में बच्चा किस तरह का है, हमारा किस तरह का है, ये समझने की ज़रूरत है। ये ऐसे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप अपने दिमाग में रखिए जब भी आप बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में रखिए। देखिएगा ज़रूर अच्छे रिजल्ट आएंगे, बच्चों का रिस्पॉन्स डेफिनेटली बढ़ेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट है मेरा कि जो ब्रेन है वो ही हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ब्रेन ही अलग तरीके का है इन बच्चों का। हमारे ब्रेन में क्या होता है कि जब हमें कोई भी आउटसाइड वर्ल्ड से कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई साउंड आ रहा है, कोई मतलब विजन हम देख रहे हैं, तो हम लोग एक फ़िल्टर होता है। जैसे कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो चीज़ हम सुन लेते हैं, जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है वो हम नहीं सुनते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और बैकग्राउंड में किसी गाड़ी की आवाज़ आ रही होगी तो आप उस गाड़ी की आवाज़ को सुन के भी इग्नोर कर देंगे, आप उसके ऊपर उतना अटेंशन नहीं देंगे, बस आप मेरी वॉइस पे अटेंशन देंगे क्योंकि आपको पता है ये ज़रूरी है, वो गाड़ी की आवाज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ऑटिस्टिक ब्रेन में वो फिल्टर जो होता है वो नहीं होता है। एक मैं आपको एक इमेज बना के दिखाती हूँ कि फॉर एग्जांपल ये हमारा जो नॉर्मल या टिपिकल ब्रेन जो है वो इस तरीके से है और इन्वायरमेंट में से ढेर सारे इंफॉर्मेशन इस ब्रेन पे आ रहे हैं। स्टिमुलस इसे कहते हैं। तो स्टिमुलस इस तरीके से आ रहा है, एक फिल्टर रहेगा ब्रेन में जो कि क्या करेगा, सिर्फ वही इंफॉर्मेशन इस ब्रेन के अंदर जाने देगा जो कि इम्पॉर्टेंट होगी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, लेकिन ऑटिज्म में क्या होता है कि जो ब्रेन है उसमें ये फिल्टर है ही नहीं, तो सब कुछ डायरेक्टली ही ब्रेन के ऊपर ही आता जा रहा है, आता जा रहा है। इससे क्या होता है कि अब बच्चा जो है वो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहा है कि कौन सा इन्फॉर्मेशन उसके लिए ज़रूरी है, कौन सा इन्फॉर्मेशन उसके लिए ज़रूरी नहीं है। सब चीज़ एक साथ आ रहा है, कैसा महसूस होगा। तो वो बच्चा अपने से उतनी सारी चीज़ें सीख ही नहीं पाता है, सीख नहीं पाता। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ऑटिस्टिक चिल्ड्रन में या एडीएचडी में इंसिडेंटल लर्निंग बहुत कम होती है। वो ग्रेजुअली आ जाती है, आ सकती है डेफिनेटली, लेकिन स्टार्टिंग में जब बच्चे यंग होते हैं तो वो बहुत ही कम होती है। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें बच्चा अच्छा भी ये भी नहीं कर पाता, वो भी नहीं कर पाता, हमारी ये इस तरह की सिचुएशन बन जाती है। तो इसमें हमें क्या करना है, जब भी हम कुछ पर्टिकुलर चीज़ बच्चे को बता रहे हैं या सिखा रहे हैं तो हमें चीज़ों को सिंपल रखना है, डिस्ट्रैक्शंस उसके कम करने हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे उसको हम लोग बोले आओ आके मेरे पास बैठो बेटा, उसकी जगह बैठो बस। मतलब कमांड्स को आप सिंपल रखिए, बैठो बैठो, या फिर क्या कहते हैं इधर आओ देखो ये क्या है, इतना ऐसे बोलने की जगह कम इधर आओ, बस दैट्स इट। ठीक है, तो उतने ज़्यादा मतलब कमांड्स को सिंपल रखिए। जब भी बहुत बहुत बार डॉक्टर्स कहते हैं बच्चे से बात करो, बच्चे से बात करो, बच्चे को समझ में कुछ आ नहीं रहा है, बच्चे से बात करते जाओ करते जाओ करते जाओ। क्या करेगा बच्चा, भी बोलने लगेगा बगर बगर बगर, बिना किसी मीनिंग के वो बोलना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हो जाती है कि इक्वलालिया हो गया, ये हो गया, वो है बच्चे में। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा समझदार पेरेंट की तरह काम करना पड़ेगा और आपको वही चीज़ें बोलनी है जो बच्चे समझ पा रहे हैं। सिंपल रखिए कमांड्स को, रहते आओ देखो, आओ करो, ये देखो बहुत अच्छा है। या फिर कोई असाइनमेंट बच्चे को दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैथ्स की बुक में अगर आप देखोगे इधर कार्टून बना है, उधर कार्टून बना है, उधर वो बना है और फिर बीच में लिखा हुआ है कि ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। अब बच्चा कार्टून, एक तो ब्रेन सारा इन्फॉर्मेशन डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, ऊपर से इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है तो कैसे वो कर पाएगा। तो उस चीज़ को सिंपल कर दीजिए, आप सिर्फ एक बॉक्सेस बना दीजिए और मैथ्स के प्रॉब्लम्स लिख दिए, तो बच्चा अगर उसको आता है तो वो कर लेगा, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा उन सारी चीज़ों से। ग्रेजुअली बच्चे वो डिस्ट्रैक्शन को भी हैंडल करना सीख सकते हैं, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि नहीं करते हैं, बहुत बच्चे कर लेते हैं। लेकिन अगर बच्चे का वो लेवल नहीं है तो उन सारी चीज़ों को हटा के वो शीट दीजिए बच्चे को, तो वो आसानी से कर लेगा, उसको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। या फिर अब अगर आप उसको पढ़ाने बैठे हैं या कुछ सिखा रहे हैं बैठा के, कोई सिटिंग एक्टिविटी करवा रहे हैं या कोई फिजिकल एक्टिविटी करवा रहे हैं,
तो कोशिश करिए कि डिस्ट्रैक्शन कम है, जैसे विंडोज़ वगैरह क्लोज रखिए ताकि बाहर वाली लाइट ना कुछ आए, इवन टोन की लाइट रखिए, कोई साउंड ना हो बैकग्राउंड में, या कुछ ऐसा ना हो कि कोई टक 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 कर रहा है, वो उधर हो रहा है, कुछ पीछे से वो सारी चीज़ें थोड़ी सी रिड्यूस करने की कोशिश करिए। अब ये फ़िल्टर नहीं है तो ये फ़िल्टर हमें बाहर से किसी तरीके से उसको लाना पड़ेगा ताकि बच्चा जो है सीख सके, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि बहुत बार हमें ऐसा लगता है, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा बोलने भी लगते हैं कि बच्चों में इमोशंस नहीं है या बच्चे की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कुछ समझता नहीं। पर ऐसा नहीं होता, बच्चे सारी चीज़ें समझते, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उन्हें एक्सप्रेस करने में ही दिक्कत है। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है या उन्हें कुछ पता नहीं है या वो कुछ फील नहीं कर रहे हैं, बस वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जांपल जब मेरे हस्बैंड आते हैं ऑफिस से तो मेरी जो न्यूरोटिपिकल बेटी है वो एकदम उनके ऊपर ही चढ़ जाएगी, एकदम पूरा एकदम अटेंशन अपने ऊपर ही लेना चाहेगी, रोएगी, अगर नहीं ध्यान देंगे तो रोएगी, नहीं तो कुछ आगे कुछ क्यूट सा करेगी ताकि पापा उसको देखे। पर इधर मेरी न्यूरो डाइवर्स जो है वो नहीं करती है उतना, क्योंकि उसको लगता है कि हाँ वो खुश है, उसको अच्छा लगता है पापा आ गए हैं, वो भी पापा को बहुत प्यार करती है, उतना ही प्यार करती है, शायद उससे भी ज़्यादा करती है, पर वो उतना एक्सप्रेस नहीं करेगी वो उस चीज़ को, पर वो धीरे धीरे आएगा। उसको मैं पहले बार बार ले जाके देखा, देखो पापा आए हैं, देखो पापा आए हैं, और या अपने हस्बैंड को बोलती थी इसे बुलाओ, इसे बुलाओ, ऐसे करके बोलती थी। तो अब वो समझने लगी, अच्छा ठीक है पापा आ गए तो मुझे पापा के पास जाना चाहिए। और बच्चे देख के भी सीखते हैं, तो दूसरी वाली को देख के भी वो करने लगती है उस तरह का बिहेवियर। तो ग्रेजुअली वो लोग सीखते हैं इन सारी चीज, इमोशंस को एक्सप्रेस करना। हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए कि हम ये समझ लें कि उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है या फिर उनके पास इमोशंस नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। और दे अंडरस्टैंड बाय डूइंग इट, मतलब वो करके ही सीखते हैं। और इनफैक्ट अगर मैं पेरेंट्स की भाषा में बोलूँ, आपको उन्हें करवा के सिखाना है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप उन्हें सिखा रहे हैं कि शूज़ को शू रैक में रखना है, तो उनका हाथ पकड़ के शूज़ उठा के वहाँ पे रखवाइए, तीन चार बार आपको रखवाना पड़ेगा। फिर थोड़ा सा अपना हल्का हाथ लूज करिए, फिर रखवाइए, फिर हल्का सा लूज करिए, फिर रखना करिए, फिर खाली बोलिए कि शूज रैक में रखो, तो वो धीरे धीरे इस चीज़ों को समझ जाएंगे। मतलब करवाना पड़ेगा बार 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 बार, या आप करके दिखा देंगे या फिर आप बोलने लगेंगे रखो यार रखो, तो वो बात को नहीं समझ पाएंगे। आपको उन्हें करके ही सब चीज़ सिखाना है, जो सारे चीज़ें करनी। और सपोज कोई चीज़ नहीं करनी, उस चीज़ को आप कैसे सिखाएंगे? उस चीज़ को आपको उनको फिजिकली रिस्ट्रेन करना पड़ेगा, यानी कि वो कर ही ना पाए वो चीज़। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी बेटी किचन का ड्रॉर वगैरह खोल देती है, तो आई विल हैव टू मेक श्योर कि वो ड्रॉर ओपन ना हो, उसको मैं लॉक करके रखती हूँ। या कबर्ड खोल देती तो कबर्ड को लॉक करके रखती हूँ। मेरा तो कबर्ड का लॉक खराब हो गया था तो मैंने उसको कपड़े से बांध दिया था ताकि वो खोल ना पाए। फिर ग्रेजुअली वो भूल गई, अब वो खुला भी रहता तो वो भी जाके ओपन नहीं करती है। तो वो सारी चीज़ को फिजिकली रिस्ट्रेन करना पड़ेगा, यानी मेक श्योर करना पड़ेगा वो सारी चीज़ें वो ना कर पाए, ठीक है। अब चौथा पॉइंट है कि रिपीटेटिव पैटर्न्स बन जाते हैं बच्चों के, या फिर क्या है रिजिड बिहेवियर्स बन जाते हैं। जो भी आपको समझ, गूगल पे तो डेफिनेटली ये टर्म आपको मिल रहा होगा कि रिपीटेटिव बिहेवियर रहते हैं, एक ही चीज़ को बार 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 करते रहेंगे। तो होता क्या है, बच्चे लोग सोच रहे थे कि अच्छा ये होगा तो मुझे ये करना है, ऐसे है तो ये करना है, वैसे है तो वो करना है, एक पैटर्न जैसा बना लेते हैं। अब हमें क्या चीज़ दिमाग में रखनी कि जो भी बच्चा कर रहा है, जो भी वो कर रहा है इन फ्यूचर उस चीज़ का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि वो करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा रोज स्कूल से आने के बाद अपना बैग टेबल पे रखता है, तो कल वो आके बैग टेबल पे रखेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अगर तो आप स्टार्टिंग में क्या करेंगे, वही फिजिकली उससे करवा दिया 10 बार 4 बार, फिर उसके बाद वो बच्चा खुद से करना। हाँ, तो इसमें क्या है कि अब कुछ अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं जो बच्चा बार बार रिपीट कर रहा है, और कुछ बुरी चीज़ें भी हो सकती हैं जो मतलब जो अच्छा बिहेवियर हम लोग नहीं मानते, वो चीज़ें भी हो सकती हैं। अब मैं आपको अपनी बेटी का एग्जांपल देती हूँ। मेरी बेटी का एग्जांपल है कि वो सुबेरे जब वो उठती है तो उसको वॉशरूम जाना है। वॉशरूम जाने के बाद वो ब्रश करेगी, फिर फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा सा करती है, उसके बाद नहाएगी और नहाने के बाद नाश्ता करेगी। ये उसका रिजिड पैटर्न। वो चाहे घर में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे स्कूल है उस दिन या फिर कोई फेस्टिवल है, या मैं घर में हूँ चाहे नहीं हूँ, वो यही करेगी, या अपने से तो यही कोशिश करेगी। कोई अगर उसकी, हाँ डेफिनेटली अभी छोटी है तो उसको किसी को हेल्प करना पड़ता है, पर वो करती है आराम से, विदाउट एनी टैंट्रम, विदाउट एनीथिंग।
ये उसका फंक्शनल रिजिड पैटर्न, यानी कि वो अच्छा चीज़ है, ये कर रही है तो अच्छी बात है ना। वो मतलब उसको पता है कि हाँ मुझे सुबह उठ के फ्रेश होना है, फ्रेश होने के बाद मुझे ब्रश करना है, ब्रश होने के बाद फिजिकल एक्टिविटी, फिर उसके बाद मुझे नहाना है, फिर ब्रेकफास्ट करना है, मेरा उसका ये फिक्स है। लेकिन अब उसका ये नॉन फंक्शनल मतलब ये खराब चीज़ जो है, जो नॉन यूजफुल बन गया है, वो ये कि जब भी एक्टिविटी में ब्रेक उसको मिलता है तो डाइनिंग टेबल के ऊपर खड़ी हो जाएगी और खड़े होकर अपने पैर से टप 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 आवाज करेगी। अब ये क्या है, क्या उससे उसको कोई फायदा हो रहा है? कोई मतलब किसी को या फिर देखने में अच्छा लग रहा है कि 5 साल का बच्चा टेबल के ऊपर खड़े होकर टप टप कर रहा है? नहीं अच्छा लग रहा है, कुछ भी कोई यूजफुल नहीं है। तो अब मुझे इस चीज़ को कम करना पड़ेगा। मुझे क्या करना चाहिए कि मैं ये मेक श्योर करूँ कि उसको ये टाइम ही ना मिले कि वो डाइनिंग टेबल पे खड़े होकर ये सारी चीज़ें करे, या फिर मैं कुछ ऐसे फिजिकली लगा दूँ कि डाइनिंग टेबल पे वो चढ़ ही ना पाए, या कुछ मैं ऐसा कर दूँ कि वो उस समय पे वो चीज़ें ना कर पाए, तो धीरे 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 वो भूल जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें क्या करना होगा कि हमें जो अच्छी चीज़ें हैं उनको बच्चों से ज़्यादा ज़्यादा करवाना होगा, और जो चीज़ें वो गड़बड़ हो रही हैं, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रो रहा है बच्चा, या बार बार वो कर रहा है, तो वो चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। चाहे बच्चा खुश हो चाहे ना खुश हो, हमें शायद फिजिकली बच्चे से वो चीज़ करवानी पड़े, या फिर बच्चा थोड़ा रो भी रहा है या बहुत ज़्यादा टैंट्रम थ्रो कर रहा है, फिर भी हमें वो सारी चीज़ें करवानी पड़ेगी। तो धीरे धीरे बच्चा सीखेगा। लाइक 15 to 20 जिसे कहते हैं बिहेवियर्स 21 डेज में बनते हैं, तो 21 डेज तो कम से कम बच्चे को आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं। ये पॉइंट जो है बहुत बार जो है पेरेंट्स या फिर थेरेपिस्ट तो खैर बताते नहीं हैं, स्पेशल एजुकेटर्स भी बहुत कम ही, जो बहुत अच्छे होते हैं वही ये सारी चीज़ें इस तरीके से बताते हैं। क्या होता है कि बच्चे जो है वो खुद से इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करते हैं, वो खुद से इम्प्रूव नहीं करेंगे, हमें ही उनको चैलेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं तो वो एक्टिविटी उसी लेवल पे ही करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये रेड कलर में बच्चे को दे रही हूँ और अपने हाथ पकड़ के मैं रेड में डलवा रही हूँ, तो जब तक मैं उसका हाथ छोड़ूंगी नहीं ना, तब तक वो खुद से रेड कलर में डालेगा भी नहीं। वो यही एक्सपेक्ट करेगा कि मैं उसका हाथ पकड़ के डालूं। तो मुझे क्या करना है, पहली बार में जब मैं हाथ पकड़ के डलवाऊंगी, दूसरी बार मैं हाथ थोड़ा सा ऐसे पुश कर दूंगी या ऐसे कर दूंगी, बीच में छोड़ती रहूंगी, और दूसरी बार मैं ऐसे पकड़ के करवा दूंगी, चौथी बार मैं ऐसे पकड़ लूंगी। इस तरीके से मतलब करके ग्रेजुअली उसको थोड़ा छोटा 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 चैलेंज करके उसका वो जो है इम्प्रूवमेंट हमें ही लेके आना पड़ेगा, हमें ही उनका हाथ धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो बच्चे खुद से नहीं ट्राई करते हैं कुछ भी नया करने का, कुछ भी। जबकि न्यूरोटिपिकल जो होते हैं ना, वो उनको आपको एक चीज़ सिखाइए तो एक चीज़ से फिर दूसरी चीज़ पे जाने के लिए एकदम वो रहेंगे, आतुर रहेंगे कि हाँ मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। ग्रेजुअली होता रहता है बच्चों में। पढ़ाई की बात नहीं करी, ऐसे नहीं, पढ़ाई में तो बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड नहीं रहते, लेकिन अगर कुछ नॉर्मल कोई गेम सिखा रहे हैं आप या कुछ ऐसा सिखा रहे हैं तो वो लोग सीख जाते हैं, कुछ अपने से भी करने की कोशिश करते हैं। पर जो ये ऑटिस्टिक बच्चे रहते हैं या ADHD वाले रहते हैं, उनको हमें ही चैलेंज करना पड़ेगा, हमें हर एक चीज़ में। फॉर एग्जाम्पल वो बच्चा स्पून से थोड़ा थोड़ा करके खा रहा है, तो आपको मेक श्योर करना है कि थोड़ा और लेके खाना शुरू करें। या कभी सूखा चीज़ खा रहा है तो ठीक है, तो अब लिक्विड भी आपको स्पून से देना शुरू करना है। हर एक चीज़ में चैलेंजेस उसके बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए। ये भी नहीं कि एक दिन क्या कहते हैं पूरा सपोर्ट देती है, दूसरे दिन एकदम ही सपोर्ट, ऐसा नहीं। धीरे 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 छोटे छोटे चैलेंजेस दे के उसको उसका सपोर्ट उससे हटाते रहिए, और वो डेफिनेटली बच्चा ये सारी चीज़ें सीखता जाएगा और उसका लेवल भी इम्प्रूव होता चला जाएगा। बहुत बार बहुत सारे पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि मेरा बच्चा इतने दिनों से यही कर रहा है, ये क्यों? क्योंकि हमने उसे चैलेंज ही नहीं किया है। तो चैलेंज करिए बच्चों को, और तभी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये थे मेरे 5 पॉइंट्स। इनको किसी भी पेरेंट्स को अपने ध्यान में हमेशा रखना चाहिए जब भी बच्चे को कुछ पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, बच्चे के अराउंड है तो भी। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं फिर लेके आऊँगी। ये मेरा प्लान है कि मैं एक एक पॉइंट पे और डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगी, ताकि सब पेरेंट्स समझ सकें कि एक्चुअल में करना कैसे है। पर देखते हैं कितना हो पाता है। ओके, थैंक यू सो मच। नमस्ते।